शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग दुर्गा पूजा धूमधाम से मना चुके हैं, छुट्टी समाप्त हो चुकी है। मेंस की तैयारी में आप लोगों को बहुत मेहनत के साथ लगना पड़ेगा, एक जुनून के साथ लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम समय मिला है और इतने कम समय में तैयारी करना आसान नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को अधिक समय तक और मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। इसी कड़ी में मैं आपको एक एक प्रश्न देता जाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो 67 पीपीएससी के मद्देनज़र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो प्रश्न मैं आपको दूंगा। आप उन प्रश्नों को लिखकर हमारे टेलीग्राम पर पोस्ट कीजिए, मैं उसको चेक करूंगा, जो त्रुटि है उसको बताऊंगा, क्या सुधार करना है वो बताऊंगा। एवं प्रकार से जो भी हमारे चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से आप लोगों को जो सहयोग होना संभव है वो मैं निश्चित रूप से करूंगा। तो यहाँ पर मैं पहला प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूँ। यह प्रश्न 67 पीपीएससी मेंस के मद्देनज़र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से दे रहा हूँ। ये सेक्शन और अन्य सेक्शन के तुलना में आसान होता है, तो शुरुआत हम आसान से कर रहे हैं, इसलिए पहला प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और वो पेपर 1 के खंड क से है। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, मौर्य वास्तुकला ने भारत की कला एवं संस्कृति के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कथन के आलोक में मौर्य वास्तुकला का वर्णन करना है। तो यहाँ पर मौर्य वास्तुकला के बारे में आपको लिखना है। कला से संदर्भित एक न एक प्रश्न आपको प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। पिछले वर्ष पटना कलम पूछा है, तो इस बार संभव है कि मौर्य कला अथवा पाल कला पूछे, हालांकि मौर्य कला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर राइटिंग करेंगे कैसे, मैं इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। आपको एक सार बता देता हूँ, आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करने पर आपको अधिक नंबर प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो कला का आप एक संक्षिप्त परिचय देंगे। जैसे मौर्य कला की बात होती है तो मौर्य काल कब से कब तक के ईस्वी को है, आप वह भी दिखा सकते हैं। मौर्य कला का संस्थापक कौन है, एकदम छोटा बात कि कब से कब तक है ईस्वी ही दिखाना है, बहुत लंबा नहीं लिखना है आपको। संस्थापक दिखाना है कि मौर्य कला का संस्थापक कौन है, ये ऊपर में आप एक लाइन दिखा सकते हैं। उसके बाद कला का परिचय देते हुए आप आगे बढ़ेंगे और कला की परंपराओं को, कला परंपराओं को दिखाना है थोड़ा सा। उसके बाद कला के जो है विकास को बताते हुए आप हेडिंग को समाप्त करेंगे। पुनः क्या करना है कि मौर्य काल में कला का विस्तार किन रूपों में हुआ वो दिखाना है। सबसे पहले तो शुरू में जो आप इंट्रोडक्शन देंगे, उस इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आइए मैं इस पर बात कर लेता हूं। शुरू में एक लाइन आपको लिखना चाहिए कि मौर्य काल जो 321 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व तक रहा, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशल का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कला किसी व्यक्ति के मन की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने का सशक्त माध्यम होता है, जिसको कला कहते हैं। कला विशेष कालखंडों को संदर्भित करता है। कला काल विभाजन का भी काम करता है। वैसे तो कला के साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होता है, परंतु कला परंपराओं का विकास लकड़ियों और मिट्टी के बने होने के कारण ये क्या हुआ, नष्ट हो गए, अस्थायी नहीं हो पाया। सिंधु सभ्यता के बाद मौर्य कला में कला के सर्वोत्कृष्ट रूप दिखाई देते हैं। इसके बीच में भी कभी यदि कला का विकास हुआ होगा तो चूंकि मिट्टी और लकड़ी के बने होने के कारण वो नष्ट हो गया, उसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो आगे लिखेंगे, मौर्य काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाणों यानी पत्थरों का व्यापक प्रयोग किया गया, अतः ये कला चिरस्थायी हो गई, जिससे कला परंपराओं को निरंतरता प्राप्त हुई। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, मौर्य काल में कला परंपराओं के विस्तार से यह ज्ञात होता है कि इस काल में केंद्रीय सत्ता में मजबूत आर्थिक स्थिति थी।
जिसके परिणाम स्वरूप कला का विस्तार न केवल राजकीय संरक्षण में हुआ बल्कि स्थानीय स्तर पर भी कला के विभिन्न रूपों को प्रश्रय दिया गया। तो कला परंपराओं का विकास मौर्य काल में यह भी दिखाता है वह समृद्ध साम्राज्य था। मौर्य काल क्या था? समृद्ध था। ठीक है, तो एक टेबल यहां पर बना लेना होगा आपको। टेबल में मौर्य कला दिखा के उसको 2 एरो खींच देंगे इस प्रकार से। एक तरफ लिख देंगे राजकीय कला, दूसरी तरफ लिख देंगे लोक कला। चूंकि राजकीय संरक्षण में राजाओं के संरक्षण में भी कलाओं का विकास हुआ, जिसमें से राजप्रसाद है, स्तंभ का निर्माण हुआ, स्तूप का निर्माण हुआ, स्तूप के ऊपर मूर्तियां भी बनी। तो ये राजकीय संरक्षण में हुआ। और लोक कला भी, जो आम जनजीवन में भी कलाओं का प्रचलन रहा, जैसे स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई, जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्ति उसमें से बहुत प्रचलित है। तो इस प्रकार से एक टेबल तैयार कर लेंगे। और टेबल तैयार करने के बाद जिन टेबल को आपने तैयार किया है उन सब को थोड़े थोड़े शब्दों में जो है उसकी व्याख्या कर दीजिए। जैसे राजप्रसाद के बारे में बता दीजिए, स्तंभ के बारे में 2 शब्द लिख दीजिए, स्तूप के बारे में कुछ लिख दीजिए, मूर्तियों के बारे में कुछ लिख दीजिए, लोक कला के बारे में लिख दीजिए। जो भी आप कुछ दिखाएंगे वर्तमान में यदि उसका कोई साक्ष्य उपलब्ध है तो वो कहाँ पर है इसको भी दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उसके बाद जब पूरा लिखा हुआ हो जाएगा, उन सबको थोड़े थोड़े शब्दों में वर्णन कर देते हैं, तब क्या है कि आपको अंत में चले जाना है। क्योंकि मौर्य काल में उसके बाद यहां पर एक बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है उसका उत्तर देना है आपको। अनाप शनाप बहुत कुछ लिख दिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर देना है आपको। तो जब पूरा लिखा हुआ हो जाएगा तो यहां पर क्या कहा है कि मौर्य वास्तुकला ने भारत की कला एवं संस्कृति के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो लिखेंगे चूंकि मौर्य काल में ही कला परंपराओं का विकास पाषाणों यानी पत्थरों पर होने के कारण कला चिरस्थायी हो गई, अतः बाद के कालखंडों में कला एवं संस्कृति के उद्भव एवं विकास में मौर्य वास्तुकला जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कभी कभी प्रश्न में आलोचना भी पूछा जाता है। यदि प्रश्न में आलोचना पूछा जाएगा तो आलोचना भी ऐड करेंगे। यदि जैसे इस प्रश्न में आलोचना नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर आलोचना लिखना जरूरी नहीं है। आपको पूरा उत्तर कम से कम 400 शब्दों में लिखने हैं और प्रयास रहे कि साफ सुथरा लिखें, स्पेलिंग की शुद्धता बनी रहे और उत्तर लेखन में डायग्राम जरूर ऐड करेंगे। यदि संभव हो तो छोटे छोटे चित्रों को भी आप दिखाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार की बातों को आप दिखा सकते हैं। मैप के माध्यम से जितना कुछ दिखा पाएं आप दिखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा समय ना लग जाए, क्योंकि एक ही प्रश्न में आपको ज़्यादा उत्तर नहीं मिलना है। थोड़े थोड़े ही सही आपको सब यानी कुल 8 के 8 प्रश्न आपके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नियमित रूप से उत्तर लिखिए। उत्तर लेखन में जो कुछ भी सुविधा हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करा पाऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों का भरपूर सहयोग करें। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।